आज की कहानी तकरीबन 1000 साल पहले की है, जिस दौरान एक साम्राज्य की रानी हुआ करती थी जिसने प्रजा में खुद के खौफ को जिंदा रखने के लिए एक श्राप दिया सभी को, जिसमें जो कोई भी उनकी बात नहीं मानेगा या फिर उन्हें मारने की कोशिश करेगा उनके कंधे पर एक निशान बन जाएगा और वो 35 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा। पर यह श्राप यहीं खत्म नहीं होता, उसकी आगे आने वाली पीढ़ियों पर भी ये लागू होगा और ऐसा माना जाता है कि उस समय पर काफी सारे लोग इस श्राप से ग्रस्त हुए थे क्योंकि रानी बहुत ही क्रूर थी और हर कोई उनकी दी हुई सजा को पूरा नहीं कर पाता था। इसीलिए सभी की नजर दो ही चीजों पर रहती थी, एक तो वो ड्रैगन बॉल और एक था गोल्डन बॉल। जो कोई भी इन दोनों चीजों को साथ अपने हाथों में रखेगा वो श्राप से मुक्त हो जाएगा, ऐसा लोगों का कहना था। पर इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका राज उस प्रजा के साथ ही खत्म हो गया। सीन शिफ्ट होता और हम आते हैं प्रेजेंट में, जहां पर हम प्रोफेसर सुन को देखते हैं जो कि उसी ड्रैगन बॉल पर लिखी गुत्थियों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके साथ उनका शिष्य शॉन भी मौजूद है। इनकी बातों से साफ पता लग रहा है कि ये दोनों ही उन चीजों की तलाश में है जिनके बारे में हमने शुरुआत में बात की। फिलहाल यहाँ प्रोफेसर बताते हैं कि उन्होंने 5 गुत्थियों को सुलझा लिया, लेकिन बाकी की 3 कोई मास्टर ही सुलझा सकेगा क्योंकि ये उनकी बस की बात नहीं है। वहीं दूसरी ओर हम गोल्डन टूथ और फैटी नाम के 2 लड़कों को देखते हैं जो एक शो कर रहे हैं। इस दौरान उनके मुंह से निकल जाता है कि उनके पास वो गोल्डन बाउल है जो हजारों सालों पहले चाइना की रानी के पास हुआ करता था, जिसकी कीमत लाखों करोड़ों की है। लेकिन किसी को उनकी बात पर यकीन नहीं था क्योंकि वो इस चीज को देखकर ही यकीन करेंगे। इतने में वहां इनका बॉस जोई आ जाता है जो इन सभी से कहता है कि गोल्डन बाउल कोई कीमत नहीं है, वो बेचने की चीज थोड़ी है, बल्कि उसे हजारों लोगों की जानें बचाई जा सकती है। आज से कुछ सालों पहले एक ग्रुप वहां पर गया था इसी की तलाश में क्योंकि उनका एक दोस्त इस श्राप से ग्रस्त था। सफर के दौरान उन्हें कठिन पहेलियों का सामना करना पड़ा। जब उसे सुलझा लिया तो बड़े स्पाइडर और कुछ लाल आंखों वाले भेड़ियों से भी लड़ना पड़ा। हालांकि वो उस गोल्डन बाउल को लाने में कामयाब तो हो गए, पर इसके साथ वो अपने साथ उस श्राप को भी ले आए जिसका अब एक ही इलाज है, उस गोल्डन बाउल को ढूंढना। अगर वो नहीं मिलता तो उनकी आगे आने वाली पीढ़ी भी ऐसी ही मरती रहेगी अपनी आधी उम्र में। दरअसल दोस्तों, जो ग्रुप गया था गोल्डन बाउल को देखने में, उसे जोई की बेटी लिंग लॉन्ग, प्रोफेसर सुन और फैटी और गोल्डन टूथ और शॉन और उसकी गर्लफ्रेंड यांग भी शामिल थे। ये सभी एक साथ गए थे सिर्फ अपने दोस्त की खातिर और कुछ एडवेंचर के लिए, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि जो कुछ भी कहानियां इन्होंने सुनी थी वो सब सच थी। और इसीलिए वहां से लौटने के बाद शॉन आज तक उस गोल्डन बाउल की तलाश में लगा हुआ है क्योंकि सिर्फ उसी चीज से वो श्राप से मुक्ति पा सकता है। इस दौरान यांग को अपनी रिसर्च के दौरान पता लगता है कि आज से 30 साल पहले एक चैंग नाम का गाइड एक ग्रुप को लेकर यूनान शहर में स्थित मकबरा नाम की जगह पर गया था, लेकिन किसी हादसे के कारण सिर्फ वो ही वहां से लौटा। लेकिन उसके बाद उसकी दिमागी संतुलन बिगड़ गया, यहाँ तक कि वो अंधा भी हो गया। लोगों का कहना है कि उसने वहां कुछ ऐसी चमत्कार चीजें देख ली जिससे कि उसकी आंखें फट गई। इसीलिए अब सब डिसाइड करते हैं कि वो उससे मिलने के लिए जाएंगे क्योंकि उन्हें अपने इस श्राप को हटाना भी तो है, जिसके लिए उन्हें किसी भी हाल में गोल्डन बाउल की लोकेशन चाहिए। पागल खाने जाने पर शॉन चैंग से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अंधे होने के बावजूद कहता है कि मुझे यांग से बात करनी है। जो देख सभी हैरान थे, पर असल में चैंग बहुत ही होशियार होता है। वो अपनी दूसरी सेंसेस से लोगों को महसूस कर सकता है और इस बीच यांग उसे उन पहेलियों के बारे में पूछना शुरू करती है तो चैंग उसका जवाब देकर उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में अनाप शनाप कहने लगता है, जो सुन वो गुस्से में आ गए और ये बहुत ही एम्बैरेसिंग था। ये सब चीजें तो शॉन को भी नहीं पता थी, इसीलिए वो भी हैरान थी। पर यांग बार बार उससे वही पहेलियों के बारे में पूछती रहती है। जो सुन वो गुस्से में कहता है कि तुम लोगों को बहुत शौक है क्या ज्यादा जीने का? अगर श्रापित हो तो 40 साल जीकर मर क्यों नहीं जाते? तुम कभी उन पहाड़ियों को पार नहीं कर सकोगे, वो अनंत है, कभी खत्म नहीं होंगी। हर मोड़ पर एक पहेली है जिसको सुलझाते सुलझाते तुम खुद सुलझ जाओगे। ये कहकर उसने अपना चश्मा उतार दिया और अपनी भयानक लाल आंखें दिखाकर उन्हें डराने लगा। पर यांग ने ऐसी कहानियां बहुत पढ़ी है, इसीलिए वो उसकी बातों से नहीं डरती। दोबारा से उससे सवाल करती है, पर इस बारी वो कुछ जवाब नहीं देता। जो देख वो लोग वहां से चले जाते हैं, लेकिन अब ये फैसला करती हैं कि ये मकाबरा जाएंगे जहां से चैंग घायल होकर लौटा था। सभी बस लेकर उस ओर निकल जाते हैं। बीच में एक होटल में रुकते हैं जहाँ की ओनर की बेटी हैना इन्हें काफी अच्छी दोस्त बन जाती है। वो इनसे बहुत सी कहानियां सुनाती है इस जगह के बारे में क्योंकि यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट आते रहते हैं। सभी को गोल्डन बॉल की तलाश थी, लेकिन आज तक किसी को वो हासिल नहीं हुआ। सभी का कहना है कि जो कोई भी उसे हासिल कर लेगा वो ब्रह्मांड का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। रात होने पर वो इन्हें बाहर गार्डन में लेकर जाती है जहां पर लाखों की तादाद में फायरफ्लाइज थी, जिन्हें अगर किसी ने पकड़ लिया तो वो जलकर मर जाएंगी। खैर अब सुबह होने पर हैना सभी को ड्रैगन माउंटेन की ओर लेकर जाती है, उन्हें गाइड करके उस जगह तक छोड़ देती है जिसके आगे का सफर उन्हें खुद ही राफ्ट के जरिए तय करना होगा क्योंकि अब इन्हें एक छोटी सी गुफा के जरिए आगे जाना है। लेकिन यहाँ हैना उन्हें एक चीज बताती है, रात में उस जगह पर जहरीली गैस फैल जाती है जिससे तुम्हें वहां एक उड़ने वाले आइलैंड को ढूंढना होगा जहां तुम सेफ रहोगे।
वरना दिक्कत होगी। तुम्हें ध्यान रखना है मेरी इस बात का। सभी उसकी बात को मानते हैं और फिर वहां से उस केव के अंदर चले जाते हैं, जहाँ से शुरू होता है एक ऐसा सफर जिसे शुरू तो लाखों लोगों ने किया, लेकिन लौटा सिर्फ चैंग है, वो भी अंधा और पागल होकर। देखते हैं कि इनका क्या हाल होता है। क्या इन्हें खजाना मिलता है? क्या फिर चैंग जैसा ही हाल होगा? गुफा एकदम अंधेरी थी, ज्यादा रोशनी ना होने के कारण इन्हें थोड़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन ये पानी के बहाव से आगे की ओर बढ़ रहे थे। इस बीच गोल्डन टूथ पानी में से एक मछली को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी उंगलियों में काट लेती है और खून की कुछ बूंदें उनकी राफ पर गिर गई, जो इनके लिए परेशानी बढ़ा सकती है, क्योंकि यांग का कहना था क्योंकि ये वेलवर मछलियां हैं जो खून की एक बूंद की स्मेल से बहुत गुस्से में आ जाती है और झुंड में हमला करती है, जो चीज़ कुछ ही देर में होना शुरू भी हो गई। जिसे बचने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो मछलियां फ्लाई करके इन पर हमला कर रही थी। जिससे बचने के लिए फैटी ने अपनी फ्लेम बंदूक से उन पर आग बरसाई, तब जाकर वो थोड़ा शांत हुई। पर इतने में इनके सामने एक और मुसीबत आ गई। पानी का बहाव काफी तेज होने के साथ वो दोनों रास्ते की ओर जा रहे थे, जिसके कारण ये दो ग्रुप में बट जाते। एक ग्रुप जिसमें यांग, शॉन और गोल्डन टूथ वो झरने से गिरकर मकबरे की ओर करीब जा रहे थे। वहीं दूसरा ग्रुप इस जगह के दूसरी साइड पहुंच गया, जहां पर इन्हें काफी लोगों की लाशें मिली, कुछ पुराने अवशेष भी जो कि सोने के थे। इस दौरान हम देखते हैं कि वहां शॉन के साथ वाले ग्रुप पर एक बड़ी सी छिपकली हमला कर देती है, जिसे बचने के लिए वो भागना शुरू करता है। सेम यही चीज वहां उस ग्रुप के साथ भी होती है, इसीलिए प्रोफेसर एक फ्लेयर छोड़कर इन्हें अपनी लोकेशन बताते, जो कुछ ही कदम पर थी। अब शॉन भी उसी ओर जाने लगता है, तो वहां से प्रोफेसर और वो बाकी लोग इनकी ओर आने लगते हैं और बड़ी ही चालाकी से दोनों ही छिपकलियों को आपस में टकरा देते हैं। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, बल्कि वो तो और भी गुस्से में आ गई थी, जिस चक्कर में इन्हें एक खाई में कूदना पड़ा और खुद की जान बचाने के लिए। लेकिन जब बिजली चमकी और रोशनी हुई तो इन्हें समझ आया कि यहाँ तो माहौल बना हुआ है। दरअसल वहां पर कई सारी बड़ी छिपकलियां सो रही थी, जो इनके कूदने के शोर से अब जाग गई। लेकिन जब जब बिजली कड़क रही है तब वो डर जा रही है। इसी का फायदा उठाकर ये लोग वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी प्रोफेसर पर एक छिपकली हमला कर देती है और उन्हें पेड़ से लटका देती है, जिसको बचाने के लिए यांग और शॉन एक प्लान बनाते हैं। यांग तीरंदाजी में काफी माहिर था, इसीलिए वो उसकी मदद से एक जाल बनाती है, जिससे कि वहां पर अधिकतर छिपकलियां उस खाई में नीचे गिरना शुरू हो जाती है। वहीं पीछे से गोल्डन टूथ प्रोफेसर को बचा लेता है और फिर ये सभी वहां से दूर आ जाते हैं। लेकिन सुबह होने वाली है, इसीलिए इन्हें अब उस फ्लोटिंग आइलैंड तक जाना होगा, जो चीज शॉन सभी को बताता है। इसीलिए सभी वहां से निकलते हैं, पर ऐन मौके पर उसकी सूझबूझ के कारण ये सभी उस आइलैंड पर फाइनली पहुंच गए और सुबह भी हो गई। इस आइलैंड को देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि यहाँ पर हर घंटे मौसम बदलता है, हर चीज का आकार यहाँ पर बड़ा है, जो चीज देख सभी अचंभे में थे, क्योंकि ये दुनिया पर मौजूद एक स्वर्ग था। रात होने पर लिंग लॉन्ग और यांग दोनों ही नहाने के लिए चले जाते हैं। इधर प्रोफेसर और शॉन आपस में बातें करते हैं। प्रोफेसर उसे आने वाले खतरों के बारे में बताते हैं, क्योंकि अभी तो ये इस सफर का पहले कुछ कदम थे, आगे उन्हें हिम्मत और दिमाग से काम लेना होगा। शॉन उनकी सारी बातों को ध्यान में रखता है, जिसके बाद अगले दिन ये लोग फिर से आगे बढ़ते, पर कुछ ही दूरी पर जाकर इनका सामना एक बड़े से केकड़े से होता है, जिसके बारे में प्रोफेसर बताते हैं कि इसका नाम हैमर है और इसकी एक खूबी है कि ये कभी मरता नहीं है, ना ही घायल होता है। जब तक ये पानी में रहा तब तक इसे कुछ नहीं होगा, जो सुन सभी और घबरा जाते हैं। पर तभी इन पर वो केकड़ा हमला करता है। सभी उसे पूरी जान लगाकर लड़ते हैं, लेकिन हर बारी हार जाते। तब गोल्डन टूथ उसे रस्सी में बांधने की कोशिश करता है और उसका दूसरा सिरा प्रोफेसर को देता है। दोनों ही पूरी मुशक्कत करते हैं उसे रोकने की, लेकिन अंत में वो उस रस्सी को ही तोड़ देता है और लिंग लॉन्ग पर हमला कर देता है, पर गोल्डन टूथ उसे बचा लेता है। पर इसमें लिंग लॉन्ग के हाथ में चोट आ जाती है, तो गोल्डन टूथ उसे ठीक करता है। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते रहते। तभी एंट्री होती है हैमर की और वो गोल्डन टूथ को उठाकर फेंक देता है। अब ये लोग बड़ी ही चालाकी से चारों ओर से बांध देते हैं और फिर इनके पास जो कुछ भी विस्फोटक थे वो उसे फेंक देते, जिससे वो काफी घायल हो जाता है। लेकिन ये उसे दोबारा पानी में जाने से रोक नहीं पाते, लेकिन अभी उसे कुछ समय लगेगा ठीक होने में। इसीलिए शॉन बिना वक्त जाए किए पानी में कूद जाता है और वो उसे खुद की शक्ति से तो मार नहीं सकता। वो एक आइडिया लगाता है, खुद के खून की बूंदों को उसके शरीर पर लगा देता है, जिससे होता ये है कि उस खून की स्मेल से वहां पर वेलर मछलियां आना शुरू हो जाती है और उस केकड़े के पूरे शरीर को नोचने लगती है। उसे ठीक होने से पहले वो उसे मार कर खत्म कर देती है और यहाँ शॉन ऊपर आ जाता है। सभी उसके साहस की तारीफ करते हैं, लेकिन तभी लिंग लॉन्ग गिर जाती है। दरअसल उस केकड़े के काटने से उसके शरीर में जहर फैल गया था, जिसके कारण वो अब धीरे धीरे कर अपना दम तोड़ना शुरू कर देती है, जो देख सभी साथी टूट जाते हैं। पर जब आखिर में उसकी मौत होती है तो प्रोफेसर फैसला करते हैं कि वो आगे नहीं जाएंगे,
क्योंकि शायद उन्हें कुछ ना मिले। बेकार में वो सभी अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे, अभी भी अपने साथी की मौत से सभी टूट चुके हैं, इसीलिए वो लोग फिर प्रोफेसर का साथ देते हैं। पर एक शख्स था जो अभी भी आगे जाने की जिद करता है, जो कोई और नहीं बल्कि शॉन था, जो अपने कंधे पर लगे हुए निशान को देख सभी से कहता है कि आखिर ये निशान मेरे कंधे पर, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो बस एक खोजकर्ता के तौर पर यहाँ आया था, पर इसकी सजा मेरे आने वाली पीढ़ियों को भुगतनी पड़ेगी। मैं वापस नहीं जाने वाला हूँ। उसके इस जोश को देखकर उसके साथी भी उसके साथ जाने को तैयार थे। प्रोफेसर कहते हैं कि वो उन्हें गेट पर मिलेगा, क्योंकि आंखों के सामने मरते हुआ नहीं देख सकता। उनके जाने के बाद ये लोग अपना सफर शुरू करते और वहां से चढ़ाई करके मकबरे के गेट तक पहुंच जाते, जहां पर होगी इनकी असली परीक्षा, क्योंकि ये जगह किसी अनकही अनसुनी पहेली की तरह है। शॉन को थोड़ी दूरी पर एक गेट दिखता है जिसे गॉड गेट कहा जाता है, जिसके उस पार एक मॉन्क की मूर्ति रखी है। उसी के हाथों में वो अनमोल गोल्डन बॉल है जिसका रंग असल में नीला है। अब कुछ देर बाद ये कुछ और सोच पाते कि तभी एक एक करके वहां पर हजारों की तादाद में कीकड़े आ जाते, जो इन्हें चारों ओर से घेर लेते और हमला करना शुरू करते। पर शॉन अपना दिमाग लगाता है, उसे पता है कि ये जरूर एक पहेली होगी, इसीलिए वो जाकर उस बॉल को उठा लेता है, जिसके तुरंत ही बाद मौसम में बदलाव होता है। उजाले से अंधेरा हो गया, वहां लगी सारी घंटियां बजना शुरू हो गई, जिससे वो सभी केकड़े वहां से भाग गए। पर ये उनके लिए बहुत बुरी बात थी, क्योंकि अब उड़ गया है वहां का रक्षा करने वाला हजारों सालों से सो रहा सांप, जिसकी उम्र तकरीबन 2000 साल है, और वो तभी से यहाँ सो रहा है। यहाँ कहानी हम फ्लैशबैक में जाती है, जहां हम देख पाते हैं कि रानी ने असल में उस गोल्डन बॉल की जिम्मेदारी अपने पालतू सांप को दी थी, जो उसने अपने मुंह में दबा लिया और फिर उसे ले जाकर पहाड़ पर चला गया, वहीं सो गया। वो पहाड़ पर जाने वाला कभी नहीं मरता, लेकिन अब वो सांप पहाड़ से नीचे आ गया और इन्हीं लोगों ने उसकी नींद खराब कर दी। ऊपर से जब वो शॉन के हाथ में वो गोल्डन बॉल देखता है तो और गुस्से में आ जाता है। लेकिन ये लोग को तो आंखें खुली की खुली रह गई थी, क्योंकि ऐसा कुछ इन्होंने आज तक सिर्फ कहानियों में पढ़ा था। अब इन्हें इनसे खुद की जान के लिए लड़ना होगा, पर यहाँ वो सांप इन पर हमला नहीं करता, क्योंकि वो तो बस उस गोल्डन बॉल को वापस रखने को कहता है। पर शॉन यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना चाहता, इसीलिए ये सभी डिसाइड करते हैं कि ये लोग अब उसे लड़ेंगे, भले ही मारे जाए। जो देख वो सांप अब गुस्से में आ चुका है और इन पर हमला करना शुरू करता है, जिस चक्कर में फैटी गिर जाता है और उसका बैग भी गिर जाता है, जिसमें उसने फायरफ्लाइज के किंग को पकड़ा हुआ था उस रात, जिसकी वजह से ढेर सारे फायरफ्लाइज अपने किंग के पास आ रहे हैं, क्योंकि अगर किंग को किसी ने मार दिया तो वो सभी भी जल जाएंगे। यही सोचकर शॉन अपने दिमाग में प्लान बना लेता है कि अगर किसी भी तरह करके उस फायरफ्लाइज के किंग को सांप के पास ले जाकर मार दिया जाए तो वहां भयानक आग लग सकती है। इसीलिए वो उस जार को लेकर उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन तभी एक सांप के झटके से उसके हाथ से वो बोतल गिर जाती है और टूट जाती है, जिसके कारण वो किंग आजाद हो जाता है और उड़ने लगता है। लेकिन तभी एक हाथ आता है जो उसे दबोच लेता है, जो किसी और का नहीं बल्कि प्रोफेसर का ही था, जो इनसे कहते हैं कि ये बस मैं तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ, मुझे कभी भूलना मत। उस फायरफ्लाइज किंग की पावर इतनी ज्यादा थी कि उसके जलने के कारण धीरे धीरे करके प्रोफेसर का पूरा शरीर ही जलना शुरू हो जाता है, कि तभी वो एक छलांग मारते हैं और सीधा उस सांप के मुंह में चले जाते हैं। अपने राजा के पीछे पीछे वो सारी फायरफ्लाइज भी चली जाती है और वही सांप के अंदर उनमें आग लग गई, जिस कारण वह पूरा सांप तड़प तड़प कर मारा गया। लेकिन अब इन्हें जल्दी हो सके वहां से भागना होगा, क्योंकि वो जगह अब किसी भी समय नष्ट हो जाएगी। ऊपर से वो सांप गिरने वाला है, इससे पहले कि ये लोग पानी में कूद गए और खुद की जान बचा ली। सीन कट होता है और हम इन बचे हुए लोगों को अपने घर सही सलामत देखते हैं। यहाँ ये सबसे पहले अपने मरे हुए दोस्तों को श्रद्धांजलि देते हैं। इसके बाद गोल्डन बाउल और गोल्डन बॉल दोनों को ये साथ रख देते हैं, जिससे कि बॉल हवा में उड़ने लगती है और बाउल में चमक आ जाती है, यानी कि अब इनका वो श्राप खत्म हो गया है और ये दोनों चीज भी इनकी हो गई है, जिसकी कीमत तो है ही नहीं। अब ये चाहे तो इसे अपने पास रखें या फिर इसे बेचकर लाखों करोड़ों कमा सकते हैं। वेल, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग।